जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम 14 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर क्विज है ये, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि 14 जनवरी को इतिहास में क्या हुआ। तो 14 जनवरी को पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा 14 जनवरी 1969 को दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो मनाया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। कुछ हम दिवस देख लेते हैं। जनवरी माह के दिवस हैं। तो 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया 5 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। युद्धों से जो भी अनाथ हो चुके हैं पूरे विश्व में लोग, उनकी पीड़ाओं के बारे में लोगों को जागरूकता हो, इसके लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। बौद्ध धर्म अनुयायियों ने अपना महायान नववर्ष इस वर्ष 7 जनवरी को मनाया। इसके अलावा पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन ये पता चला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी वजह से इस दिन को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में समर्पित कर दिया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत के जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 9 जनवरी को उन्हीं की याद में 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा। अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो बहुत ही विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पहले तो इन्होंने क्या किया है, 22 जनवरी को इन्होंने ड्राई डे घोषित किया है। तो वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर शराब की बिक्री वगैरह नहीं होगी, ये पहले किया है। फिर इसने योजना एक चलाई है, रामलला दर्शन योजना शुरू की है अयोध्या के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिवर्ष लाएंगे? 20,000 तीर्थयात्रियों को राम दर्शन योजना के तहत रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या में वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है, छत्तीसगढ़ राज्य है जिसने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। प्रतिवर्ष 20,000 यात्रियों को लाया जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है विष्णुदेव साय, जो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? ये आते हैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से। कुनकरी या कुनकरी कहा जाए, कुनकरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं विष्णुदेव साय। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित जो कुछ पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और रमन सिंह जो हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली ओपन कास्ट खदान बन जाएगी।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है, इसे भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विष्णुदेव साय, जो कुनकरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन नाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगर हम बात करें मिलन 2024 का आयोजन के बारे में, तो ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। तो 19 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2024 के मध्य भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया। और ये डील कितने सालों के लिए की गई है? ये डील 2023 से 2027 तक के लिए की गई है। अगर हम वाईकॉम 18 के बारे में बात करें तो वाईकॉम 18 मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी है, या कहा जाए रिलायंस ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी है। और इसने 2023 से लेकर 2027 तक के लिए हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ समझौता किया है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मोहम्मद तैयब इकराम। याद रखिएगा, मोहम्मद तैयब इकराम इनका नाम है। और 7 जनवरी 1924 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी। हाल ही में 7 जनवरी को जो बीती हुई 7 जनवरी उसको इसने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। इसके अलावा भारतीय जो हॉकी महासंघ है, जो भारतीय हॉकी महासंघ है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की जी। दिलीप तिर्की जी क्या हैं? पूर्व हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और ये शायद उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो बेसन के लड्डू को जीआई टैग, कहाँ के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया है? तो कोलकाता में हनुमानगढ़ी में देसी घी के जो बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। आप लोग भी जाइए अयोध्या में 22 जनवरी को दर्शन करके आइए, जो भी जा सकते हैं या जिनका जाने का मन हो जाकर दर्शन करिए और बेसन के लड्डू को ज़रूर, बेसन के लड्डू का स्वाद जरूर चखिएगा। हनुमानगढ़ी के देसी घी के बने बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अयोध्या के राम मंदिर में। तो काफ़ी विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं जीआई टैग से संबंधित। ओडिशा की रेड आंट चटनी या लाल चींटी की चटनी कहा जाए, इसे हम काई चटनी भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे चपरा भी कहते हैं या चापड़ा कहते हैं। इसको जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के किस जिले से संबंधित है ये लाल चींटी की चटनी? लाल चींटी की चटनी ओडिशा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ओडिशा के क्षेत्र में इसे बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अगला पॉइंट है ओडिशा के डोंगरिया कोंधसाल, जिसे कपड़गंडा साल भी कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर, जो एक प्रकार का अदरक है, स्थानीय भाषा में आदि केकर कहते हैं इसे। हस्त निर्मित कालीन जो तिब्बती निवासियों के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा वांचू लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जिसे हम मोबन शहद कहते हैं, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को और कादियाल साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है। ये सब पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा ओडिशा की केंद्रपाड़ा जिले के रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर हम बात करें विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किसके साथ 20 समझौते किए हैं, तो मालदीव ने हाल ही में चीन के साथ 20 समझौते किए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, इन्होंने आपस में समझौते किए हैं विविध सहयोग के लिए। और मोहम्मद मोइज़ू ने भारत
जो भारतीय सैनिक हैं, भारत सरकार को कहा है कि वो 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला ले। आप जानते हैं कि लक्षद्वीप को लेकर लक्षद्वीप और मालदीव के बीच अभी विवाद हुआ था। मतलब लक्षद्वीप प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की थी, तो उसी वजह से ये लक्षद्वीप मालदीव विवाद चल निकला है और वहाँ के मंत्रियों ने काफ़ी पर्सनल कमेंट किए थे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, इसलिए ये विवाद बढ़ गया है। और वैसे भी कहा जाए, ये जो मोहम्मद मोइज्जू की सरकार है, ये पहले भी भारत को बाहर करने के प्रोपगंडे पर ही ये वहाँ पर मालदीव में सरकार इन्होंने बनाई है। तो ये काफ़ी चीन के करीबी माने जाते हैं मोहम्मद मोइज्जू। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस, उसके तहत मोहम्मद मोइज्जू राष्ट्रपति हैं मालदीव के। तो इन्होंने चीन के साथ ही समझौते किए हैं और भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुला ले मालदीव से, इन्होंने ऐसे अल्टीमेटम दिया है। अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी के बारे में, तो मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं, जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ हम देख लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में या कुछ पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को राष्ट्रीय कुवेंदु पुरस्कार, ये पूरा एक साथ है, राष्ट्रीय कुवेम्पू पुरस्कार 2023 मिला है। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को, जो एक बंगाली लेखक है, इन्हें राष्ट्रीय कुवेम्पू पुरस्कार 2023 मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंबोज को सम्मानित किया गया है। VR कंबोज चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जो हरियाणा में है, ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसरो के वैज्ञानिक हैं VR ललितांबिका, जिन्हें फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज जी को मिलेगा। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है और इन्हें किसने नियुक्ति प्रदान की है? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। डोंग जून जो हैं चीन के नेवी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 1200 टेराबाइट इसकी स्पीड है, शायद 1200 टेराबाइट शायद इसकी स्पीड है, 1.2। हाँ, ये देख लीजिएगा, कुल मिला के चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। शायद पहले मैंने बताया था, इस समय याद नहीं आ रहा है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है आपको, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। इसके अलावा फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। शायद ये अक्टूबर-नवंबर की बात है, जब फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI इनिशिएटिव है, उससे बाहर निकलने की घोषणा की है। ये शायद फिलीपींस की कोई नौका टकरा गई थी चीन की किसी जहाज़ वगैरह से, उसी वजह से विवाद बढ़ गया था और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो भारत में जो है हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, किस देश ने की है? ये की है डेनमार्क ने। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगर हम डेनमार्क के बारे में बात करें तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और आप जानते हैं जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क के ही अधीन है, एक तरीके से कहा जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की, तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर बनकर कौन उभरा है? इंदौर और सूरत, ये दोनों जो हैं सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं, और इंदौर इसमें तो लगभग लगातार 7वीं बार इसमें सबसे स्वच्छ शहर में शामिल हुआ है, मतलब टॉप पर रहा है। इसके साथ इस बार सूरत भी इसमें शामिल हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अगर हम बात करें घुड़सवारी के लिए जो अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, अभी हाल ही में आप जानते हैं अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं 26 खिलाड़ियों को, उनमें दिव्य कीर्ति सिंह जी को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है और ये पहली भारतीय महिला बनी है। इनकी दिव्य कीर्ति सिंह के नाम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी इनके नाम पर है, ये गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं एशियन गेम्स में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? हम बताते हैं जो भारतीय पासपोर्ट रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से नंबर पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 80वें स्थान पर रहा है भारतीय पासपोर्ट। तो भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 80वें स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें 80वें स्थान पर रहने के साथ साथ ही भारत जो है भारतीय पासपोर्ट पर 62 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन में हम जा सकते हैं, वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है भारतीय पासपोर्ट पर। अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो इस बार 6 देश शामिल हुए हैं इस हेनले पासपोर्ट में। पहली रैंक पर कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। एक बार फिर से सुन लीजिए इन 6 देशों के नाम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इन 6 देशों के पासपोर्ट पर 194 देश वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, मतलब वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है 194 देश में जाने के लिए, अगर इन 6 देशों के पासपोर्ट हैं आपके पास तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं भारत और ब्राज़ील से संबंधित। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है 2024 के लिए। जो है G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। इसके अलावा वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो नाम से एक ब्राज़ील का फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसे $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है वीज़ा के द्वारा। वीज़ा आप जानते हैं, वीज़ा के आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह होंगे। इसके अलावा ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसके जो अगर प्रमुख के बारे में बात किया जाए या अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो उनका नाम है R.K. सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुल मार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुल मार्क जो है ये ब्राज़ील में है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुल मार्क्स कौन से देश में है? तो आपको बताना है ब्राज़ील देश में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में साथ में एक चीज़ और बतानी है कि ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में रक्षा सचिव ने बेल के BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम का जो शुभारंभ किया है रक्षा सचिव ने, ये कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद शहर में इसका शुभारंभ किया है। अगर हम बात करें भारत के रक्षा सचिव के बारे में तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमने। क्या नाम है? गिरिधर अरमने वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। गिरिधर अरमने वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं और इन्होंने यूपी के गाजियाबाद में BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? अगर हम अंटार्कटिका अभियान के बारे में बात करें तो बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए हैं। भारत के कुल 21 सदस्य हैं इसमें शामिल, बांग्लादेश से 1 सदस्य शामिल हैं और मॉरिशस के 2 सदस्य शामिल हैं भारत के इस अंटार्कटिका अभियान में। अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर B मॉरिशस हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत के पहले अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र के बारे में
तो कौन था? दक्षिण गंगोत्री था। और उसके बाद भारत ने मैत्री और भारती नाम से 2 अनुसंधान केंद्र और स्थापित किए। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है और मैत्री और भारती ही वर्तमान में कार्य कर रहे हैं भारत के अनुसंधान केंद्र के रूप में अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है और इसके अलावा श्वेत महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंध महाद्वीप की संज्ञा कौन से महाद्वीप को दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक विशेष वाहन की शुरुआत की है, इसे याद रखिएगा। अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। R.N. रवि का मतलब रविंद्र नारायण रवि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में जो 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, नवीकरणीय योजनाओं को लेकर की है, इसे याद रखिएगा। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। ये जो तिलापिया पार्वो वायरस है ये तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। तिलापिया क्या होती है? मीठे पानी की एक मछली होती है, उसमें ही ये पार्वो वायरस पाया गया है। तो तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है, भारत का पहला। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया था। ये 2023 में शायद अक्टूबर-नवंबर के टाइम आयोजित किया गया था। और तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। सलेम सागो क्या है? सलेम जिले में सागो जो है, सागो से क्या बनता है? साबूदाना बनता है। तो तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो जो जाग्रेब ओपन 2024 है, जो एक कुश्ती टूर्नामेंट है, उसमें किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है, अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? जाग्रेब ओपन 2024 नाम के कुश्ती टूर्नामेंट में। पिछले वर्ष जो अमन सहरावत हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था इसी टूर्नामेंट में। इस बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए। CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने जीता है। तो दोस्तों, आज का ये जो करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और आप हमारे फेसबुक के एक स्टडी ग्रुप है जिसका नाम MCQ स्टडी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप MCQ स्टडी सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप अपना सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।